क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं धर्मनारायण वैष्णव, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, श्री प्रताप सिंह बारिट, राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा भीलवाड़ा। आज हम हार्डी-विम्बर्ग इक्विलिब्रियम या हार्डी-विम्बर्ग का सिद्धांत या आनुवंशिक साम्यता का नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें अपन बात करेंगे कि हार्डी-विम्बर्ग लॉ क्या है, इसके लक्षण क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है और फैक्टर्स इफेक्टिंग हार्डी-विम्बर्ग लॉ यानी कि इवोल्यूशनरी फैक्टर्स, अंत में उनके बारे में अपन बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपन सबसे पहले हार्डी-विम्बर्ग प्रिंसिपल। हार्डी-विम्बर्ग प्रिंसिपल को समझने से पहले अपने को दो चार चीज़ें जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले डार्विन के बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं कि डार्विन के अनुसार इवोल्यूशन नेचुरल सिलेक्शन की प्रोसेस से हुआ है, परंतु मेंडल के जो जेनेटिक्स के नियम थे उनकी पुनः खोज से उनके जो बात थी उस पर प्रश्न चिन्ह लगा। उसके बाद जो हार्डी और विम्बर्ग वैज्ञानिक आए और उन्होंने इवोल्यूशन में आनुवंशिकता का गणितीय व्याख्या प्रस्तुत करी। यहाँ अपने को एक और चीज़ ध्यान में रखनी है कि उद्विकास की इकाई किसको माना जाता है? पॉपुलेशन को। और पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन एक जाति के प्राणियों का समुच्चय, एग्रीगेशन है जो भौगोलिक रूप से आइसोलेट होता है तथा इसके प्राणी सदस्य आपस में प्रजनन करने में समर्थ होते हैं। एक और चीज़ अपने को यहाँ हार्डी-विम्बर्ग लॉ को समझने से पहले समझनी है कि पॉपुलेशन या हर पॉपुलेशन का एक अपना जीन पूल होता है। अब जीन पूल क्या है? पॉपुलेशन के प्राणियों में पाए जाने वाले सभी जीन संयुक्त रूप से उस पॉपुलेशन का क्या कहलाते हैं? जीन पूल कहलाते हैं। ठीक है। और इसी जीन पूल को अपन आगे इसकी बारंबारता, जीन फ्रीक्वेंसी और अब जीन पूल दो तरीके समजीनी यानी होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस हो सकता है। तो उन सब के बारे में इसकी गणितीय व्याख्या किसने प्रस्तुत करी? हार्डी-विम्बर्ग ने। अब शुरुआत करते अपन द प्रिंसिपल ऑफ हार्डी-विम्बर्ग लॉ। तो पॉपुलेशन में आनुवंशिकता का आधारभूत ज्ञान की गणितीय व्याख्या 1908 में हार्डी-विम्बर्ग वाइनबर्ग ने की थी और इसी के द्वारा जो प्रस्तावित नियम था उसी को क्या नाम दे दिया? हार्डी-विम्बर्ग नियम। अब इस नियम के अनुसार सबसे पहली बात अपने को पता होनी चाहिए, द फ्रीक्वेंसीज ऑफ डिफरेंट एलील एंड जीनोटाइप विद इन ए पॉपुलेशन will remain constant through time as long as there are no evolutionary factors present। अब evolutionary factors क्या है उनके बारे में अपन बात करेंगे कि इसका मतलब ये है कि किसी भी बड़ी पॉपुलेशन में यदि मैटिंग रैंडम हो, अगर अपन इसको हिंदी में समझना चाहें, तथा जीनी उत्परिवर्तन ना हो, इसको बोलते हैं इवोल्यूशनरी फैक्टर्स, यानी कि जिसमें जीनी उत्परिवर्तन, जेनेटिक ड्रिफ्ट और माइग्रेशन, इसके अलावा नेचुरल सिलेक्शन, ये सारी चीज़ें अगर नहीं हो तो पॉपुलेशन में जीन व जीनी प्रकार की बारंबारता पीढ़ी दर पीढ़ी कांस्टेंट रहती है। यही क्या है?
हार्डी विम्बर का नियम है। अब इसके मीनिंग क्या है? द पॉपुलेशन इज वेरी लार्ज, देर आर नो न्यू म्यूटेशन, बात करी, नो माइग्रेशन, नो नेचुरल सिलेक्शन, और मेटिंग भी क्या होनी चाहिए? रैंडम। तो किसी भी पॉपुलेशन की जीन व जीनोटाइप पीढ़ी दर पीढ़ी क्या बना रहता है? कांस्टेंट बना रहता है। ये बात किसने कही? हार्डी विम्बर को। और उसने इसको एक इक्वेशन के रूप में बताया। यहां बता रखा है P इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिल ए इन पॉपुलेशन और Q इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिल small a in population. There is if there are only two alleles for a gene, then P plus Q is equal to 1. ठीक है। और इसी को उसने आगे एक्सप्लेन किया, द alleles frequency can be used to determine genotype frequency to P square plus 2PQ plus Q स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और उसको उसने इसको एक एग्जाम्पल द्वारा भी बताया कि इफ देर आर 200 M एलिल्स इन द जीन पूल एंड 800 एलिल्स स्मॉल m एलिल्स, देन आप उसको उसने क्या दिया? 0.2 M इज कैपिटल M एंड प्लस 0.8 स्मॉल m इज इक्वल टू 1। देन और उस इक्वेशन को उसने सोल्व किया तो क्या आया? 1। इसका मतलब द हार्डी विम्बर इक्विलिब्रियम इज नेवर अचीव्ड द नेचर बट इट्स वेरी यूजफुल इन स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। अब इन परिणामों से क्या स्पष्ट होता है? अगर अपन हिंदी में बात करना चाहें तो कि पॉपुलेशन में प्रजनन के पश्चात भी सभी प्रकार के प्राणियों की समानुपातिक संख्या वही रहती है जो अपन ने प्रयोग में शुरू में मानी थी। यानी कि पॉपुलेशन के अंदर जो प्राणियों की संख्या है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, यदि अगर उनमें कोई भी इन्वायरमेंटल फैक्टर या इवोल्यूशनरी फैक्टर्स कार्य नहीं कर रहे हो। ठीक है। और यह समीकरण क्या कहलाती है? यह समीकरण प्रोबेबिलिटी पर निर्भर करती है, अतः इसे हार्डी विम्बर का फॉर्मूला भी कहते हैं। और ये इसी को क्या कहते हैं? बाइनोमियल स्क्वायर लॉ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइनोमियल स्क्वायर लॉ भी कहते हैं। यदि किसी पॉपुलेशन के जीन पूल की प्रकृति ज्ञात हो तो हार्डी विम्बर फॉर्मूले की सहायता से उस पॉपुलेशन में पाए जाने वाले डोमिनेंट और रेसेसिव कैरेक्टर्स प्रदर्शित करने वाले प्राणियों के समानुपात की गणना की जा सकती है। ठीक है। इस तरीके से अपन ने किसके बारे में बात करी? हार्डी विम्बर लॉ। और ये इक्वेशन आपको याद रखनी है, P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब अपन बात करते हैं साइलेंट फीचर ऑफ हार्डी विम्बर लॉ। किसी भी पॉपुलेशन में यदि उद्विकासीय कारक, जिसको बोलते हैं इवोल्यूशनरी फैक्टर्स, यदि अनुपस्थित हो तो उस पॉपुलेशन के अंदर हार्डी विम्बर के अनुसार निम्न लक्षण हो सकते हैं। एक, पॉपुलेशन की साम्यावस्था। पॉपुलेशन की साम्यावस्था में प्रत्येक एलील जीन की बारंबारता व जीनोटाइप की बारंबारता पीढ़ी दर पीढ़ी वही बनी रही, जैसा कि अपन पहले बात कर चुके हैं। पॉपुलेशन में मैटिंग पूर्णतया रैंडम होती है। केवल बड़ी पॉपुलेशन में ही जीनोटाइप व जीन फ्रीक्वेंसी आती रहती है। छोटी पॉपुलेशन में जीन बारंबारता या जीन फ्रीक्वेंसी अनिश्चित होती है। इस नियम के अनुसार विशिष्ट एलील न तो पॉपुलेशन से निकाला जा सकता और न ही इसमें जोड़ा जा सकता है। किसी भी
या यदि किसी पॉपुलेशन में एक जीन युग्म के संदर्भ में आनुवंशिक साम्य नहीं होता है तो पॉपुलेशन में रैंडम मेटिंग द्वारा आनुवंशिक साम्य को प्राप्त कर लेती है। और इसको अपन एग्जाम्पल द्वारा भी समझ सकते हैं। अगर इसको सिंपल वे में समझा जाए तो अगर साधारण एक लाइन में समझना चाहे कि यदि लार्ज पॉपुलेशन में इवोल्यूशनरी फैक्टर अब्सेंट है तो उस पॉपुलेशन की जीन फ्रीक्वेंसी और जीनोटाइप हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं अपन इसके सिग्निफिकेंसी। यह नियम इसलिए महत्वपूर्ण है कि मुख्यतः यह प्रदर्शित करता है कि पॉपुलेशन में सामान्य स्थिति में जैव विकास नहीं होता, अतः यह पॉपुलेशन में होने वाले जैव विकासीय परिवर्तन इवोल्यूशनरी चेंजेज के अध्ययन के लिए एक आधारीय रेखा प्रस्तुत करता है और पॉपुलेशन में आनुवंशिक साम्य अवस्था जल्दी जल्दी परिवर्तनों को नकारती है, इस बात की भी ये व्याख्या करता है तथा पॉपुलेशन के लक्षणों को बनाए पॉपुलेशन के लक्षणों को बनाए रखने में सहायक होती है या पॉपुलेशन अपने लक्षणों को बनाए रखने में सहायक होती है। अब इवोल्यूशनरी फैक्टर्स के बारे में अपन चर्चा करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग हार्डी-वेइनबर्ग लॉ और इवोल्यूशनरी फैक्टर्स। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन म्यूटेशन। पहले इवोल्यूशनरी फैक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं। हार्डी-वेइनबर्ग लॉ कब काम करता है? जब इवोल्यूशनरी फैक्टर्स का अभाव हो तभी आनुवंशिक साम्य अवस्था स्थापित होती है, यही हार्डी-वेइनबर्ग लॉ है। पॉपुलेशन में आनुवंशिक साम्य अवस्था को बिगाड़ने वाले कारक है वो है, यहां अपन बात करेंगे 4 मेजर कारक के बारे में। इसमें माइग्रेशन भी अब एक और है पर वहां मैंने इसको ऐड नहीं किया है, उसके बारे में अपन ऐसे ही बात कर लेंगे। सबसे पहले म्यूटेशन क्या है? आनुवंशिक पदार्थ में होने वाला अचानक परिवर्तन क्या है? म्यूटेशन। सडन चेंज इन जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड म्यूटेशन। ये म्यूटेशन इवोल्यूशनरी चेंजेज के लिए क्या होता है? एक रॉ मटेरियल अपन इसको मान सकते हैं। म्यूटेशन द्वारा क्रोमोसोम पर निश्चित लोकाई पर उपस्थित अल्टरनेटिव जीन्स में परिवर्तन हो जाता है जिसके कारण प्राणी के बाह्य लक्षणों में भी परिवर्तन हो जाता है तथा मेंडल के नियमानुसार बाह्य यही लक्षण क्या होते हैं? वंशागत होते हैं। अतः उत्परिवर्तन क्या करता है? किसी भी पॉपुलेशन की साम्य अवस्था में परिवर्तन ला सकता है। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। इसका मतलब उत्परिवर्तन क्या है? किसी भी पॉपुलेशन की साम्य अवस्था को प्रभावित करता है। नेक्स्ट, नॉन रैंडम मेटिंग, यानी कि अयादृच्छिक, अगर रैंडम मेटिंग नहीं हो तो भी क्या है? वो भी इसको प्रभावित करते हैं। हार्डी-वेइनबर्ग के नियमानुसार यदि पॉपुलेशन में रैंडम मेटिंग हो तो आनुवंशिक साम्य अवस्था बनी रहती है, जेनेटिक इक्विलिब्रियम बना रहता है। परंतु यदि ये नॉन रैंडम हो तो इसमें क्या होता है? समष्टि में या पॉपुलेशन में परिवर्तन आ सकता है। यदि किसी पॉपुलेशन में समजीनी या होमोजाइगस डोमिनेंट और हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस रेसेसिव तीनों प्रकार के प्राणी है तो पाए जाते हैं पॉपुलेशन में। तीन प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं। इसके बारे में मैंने बात नहीं की पर अभी बता देता हूं मैं। पॉपुलेशन में 3 तरह के प्राणी मिल सकते हैं, एक तो होमोजाइगस डोमिनेंट, एक हेट्रोजाइगस और एक होता है होमोजाइगस रेसेसिव। इनके बीच अगर
रैंडम मैटिंग ना होकर क्या हो, हम्म, अपने में नॉन रैंडम मैटिंग हो तो भी क्या होगा, पॉपुलेशन में आनुवंशिक साम्यावस्था बनी नहीं रहेगी। ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन के बारे में अपन पहले भी बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। तो नेचुरल सिलेक्शन भी क्या करता है कि आनुवंशिक साम्यता को बिगाड़ता है किसी भी पॉपुलेशन को। और इसके आप डेफिनेशन से आप समझ गए होंगे कि नेचुरल सिलेक्शन भी क्या करता है, आनुवंशिक साम्यावस्था को की स्थिति को खराब करता है। नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसके आप परीक्षा में आता भी है 1 नंबर का सवाल, जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है। ये सब चीजें एग्जाम में पूछी जाती है। तो सबसे पहले बात करते थे समष्टि का आकार व साइज ऑफ पॉपुलेशन एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट। हार्डी विम्बर्ग का नियम तभी सही होता है, ये बात कर चुके हैं कि भाई जब पॉपुलेशन की साइज क्या हो, बड़ी हो। ठीक है, तभी हार्डी विम्बर्ग का लॉ क्या होता है, प्रभावी होता है। और आनुवंशिकता के नियम प्रोबेबिलिटी के नियमानुसार कार्य करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। यदि पॉपुलेशन बड़ी होती तो होगी तथा इसमें मैटिंग क्या होगी, रैंडम होगा, तो जीनी बारंबारता या जीनी फ्रीक्वेंस की साम्यावस्था बनी रहेगी। परंतु जीन बारंबारता में संयोगवश होने वाले चेंजेज को क्या कहते हैं, आनुवंशिक विचलन या जेनेटिक ड्रिफ्ट। यानी कि जीन बारंबारता में उच्चावचन तब तक होता रहेगा जब तक एक एलील समष्टि से विलुप्त नहीं हो जाता। यानी कि जेनेटिक, पहले एक जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में बात करते हैं अपन कि ए चेंज टू ए पॉपुलेशन जीन पुल बाय चेंज। यानी कि किसी भी जीन पुल में बार बार चेंज होना जब तक कि वो एलील किसी भी पॉपुलेशन से विलुप्त नहीं हो जाता, ये क्या कहलाता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट कहलाता है। तथा दूसरी पॉपुलेशन में स्थापित नहीं हो जाता। कोई भी जो करैक्टर है या एलील्स है जब विलुप्त होकर दूसरी पॉपुलेशन में स्थापित नहीं हो जाता तब तक उसमें चेंजेस होते रहते हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट के कारण नए उत्परिवर्तन या तो विलुप्त हो जाएंगे या स्थापित हो जाते हैं, क्योंकि एक छोटी पॉपुलेशन में विषमजीनी जोड़ी समजीनी जोड़ी में बदल जाती है तथा समयुग्मिजता स्थापित हो जाती है। जेनेटिक ड्रिफ्ट न केवल छोटी पॉपुलेशन में बल्कि बड़ी पॉपुलेशन में भी सक्रिय रहता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट के कारण पॉपुलेशन में कई हानिकारक परिवर्तन स्थापित हो जाते हैं, परंतु अंततः ये समूह पॉपुलेशन से विलुप्त हो जाते हैं। छोटी पॉपुलेशन में छोटी पॉपुलेशन में जेनेटिक ड्रिफ्ट तथा सिलेक्शन प्रोसेस, जेनेटिक ड्रिफ्ट तथा वर्णवाद साथ साथ सक्रिय रहते हैं तथा एक दूसरे को सहयोग करते हैं। सिलेक्शन का निरंतर दबाव पॉपुलेशन में कुछ जीनों की बारंबार या फ्रीक्वेंसी को घटाता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट इन कम बारंबारता वाली जीनों को हटा देता है। यानी कि किसी भी पॉपुलेशन में जिस फ्रीक्वेंसी वाली जीन की मात्रा कम होगी, जेनेटिक ड्रिफ्ट द्वारा उसको हटा दिया जाता है। और जेनेटिक ड्रिफ्ट का प्रभाव 2 तरीके से हो सकता है, एक फाउंडर इफेक्ट और एक होता है बोटलनेक इफेक्ट द्वारा। ठीक है, ये तो हो गई जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में बात। अब इस तरीके एक और बात कर लेते हैं अपन, माइग्रेशन। ठीक है, माइग्रेशन भी क्या करता है, किसी भी पॉपुलेशन के आनुवंशिक साम्य को चेंज
कर सकता है। माइग्रेशन का मतलब प्रवास, यानी कि किसी एक प्रजाति के जीव वहाँ से दूसरी जगह विस्थापित हो जाते हैं, तो ये प्रोसेस कहलाती है माइग्रेशन। तो इस तरीके से 5 मोस्ट इवोल्यूशनरी फैक्टर्स हैं जो हार्डी-विंबर्ग लॉ को प्रभावित करते हैं। ठीक है, धन्यवाद। आशा करते हैं ये टॉपिक आपके समझ आया हो।